गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने विस्थापन वेग त्वरण की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। औसत वेग औसत त्वरण हमने पढ़ा था। दार्शनिक त्वरण दार्शनिक वेग हमने पढ़ लिया था। अगला जो हमारा बिंदु है वो है किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। कोई भी पिंड समान त्वरण से, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि त्वरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वस्तु त्वरित होना और एक मंदित होना। इस बात को मैंने यहाँ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया था। अब अपन ये मानते हैं कि कोई मान लो वस्तु एक समान त्वरण ए से, त्वरण को अपन किससे व्यक्त करते हैं? ए से। तो एक समान त्वरण ए से कोई वस्तु गति कर रही है जिसका प्रारंभिक वेग u है और इसका अंतिम वेग v है। तो हमें यहाँ पर गति की समीकरण पढ़नी है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति की समीकरणें दी थी, 3 समीकरण उन्होंने दी थी और हम वो तीनों समीकरण यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। तो हम ये देखेंगे कि माना किसी वस्तु का एक समान त्वरण बराबर स्मॉल ए। ठीक है, कण का प्रारंभिक वेग अपन मान लेते हैं u है। कण का अंतिम वेग बराबर हम ले लेते हैं v है। और ये वेग में जो परिवर्तन हुआ उसमें समय कितना लगा, समयांतराल कितना है, तथा वेग परिवर्तन में लगा समय बराबर स्मॉल टी है। तो ये इतनी राशियां हमें दी हुई हैं, तो हम त्वरण की परिभाषा से एक सूत्र लिख सकते हैं। वो क्या होगा? अतः त्वरण स्मॉल ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले कितना था? u था, फिर बाद में कितना हुआ? v हुआ। तो कितना अंतर आया? तो v में से अपन u को घटा देंगे, तो v माइनस u बटे स्मॉल t और इधर आ जाएगा आपका a। ठीक है, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा? a t बराबर v माइनस u और u को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो यह जाएगा v बराबर u प्लस a t। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1, v बराबर u प्लस a t। ये न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण है। यह है न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण है। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, केवल त्वरण की परिभाषा से हमने सूत्र लगाया और सूत्र में हमने वज्र गुणा किया और हमने v बराबर निकाला। v यहाँ पर क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? समान त्वरण। और t क्या है? वेग में परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब हमें दूसरा समीकरण ज्ञात करना, क्योंकि 3 समीकरण दिए हुए हैं। तो दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे विस्थापन और औसत वेग का समीकरण। औसत वेग और विस्थापन का क्या समीकरण है? विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। ये जो सूत्र हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। औसत
औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो हमें विस्थापन बराबर निकालना है, तो समय का इधर गुणा कर दे, वज्र गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय। ठीक है। अब औसत वेग का मान कितना होता है? औसत वेग मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि किसी समय उसका वेग u था, फिर स्मॉल t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तो औसत वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वेग को, हमारे पास में दो वेग हैं, एक तो u है और एक v है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, मतलब राशियों का योग। हमारे पास में दो राशियां हैं, उन राशियों का अपन योग कर देंगे, मतलब v प्लस u बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या है? 2 है, तो हम 2 का उसमें भाग लगा देंगे, तो यह आ जाएगा v प्लस u बटे 2। दो ही वेग है इसलिए 2 का भाग लगाया, 3 वेग होते तो अपन 3 का भाग लगाते। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जितनी बार जोड़ेंगे उतनी संख्या का अपन भाग लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अपन गुणा में कर देते हैं स्मॉल t, और विस्थापन हम मान लेते हैं s है। ठीक है। विस्थापन मान लो पहली स्थिति में कोई कण उसकी प्रारंभिक स्थिति x0 पर थी और स्मॉल t समय पश्चात वह x स्थिति पर चला जाता है। मतलब अपन ये माने कि जैसे अपन ये एक समतल ले रहे हैं, समतल में दो अक्ष होंगे, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है। मान लो किसी समय कोई कण यहाँ था, उसकी स्थिति कहाँ थी? x अक्ष पर उसकी स्थिति कहाँ थी? x0 पर थी। यहां से t समय पश्चात वो यहाँ चला गया, अब उसकी स्थिति x अक्ष पर कहाँ है? x बिंदु पर है, तो x दिशा में स्थिति में परिवर्तन आ गया ना। इसी प्रकार y दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो अंतराल है, स्थिति में जो परिवर्तन है, उसको अपन कहते हैं विस्थापन, अर्थात x माइनस x0 क्या जाएगा? x माइनस x0, ये क्या होगा? विस्थापन। इसको हम लगा देते हैं s। विस्थापन को अपन क्या लिख देते हैं? s लिख देते हैं। ठीक है। तो यहां विस्थापन को हमने लगा दिया s। अब हमें यहाँ पर, वहां v लिखा हुआ है, उस v की जगह हम v का मान लिख सकते हैं। v की जगह हम यहाँ से ये v का मान है वो वहां पर अपन लिख सकते हैं, और उससे पहले हम इसको खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे? t का गुणा हो रहा है, देखो दोनों पे कोष्टक खोलना आता है ना सबको। इस t को हम v से भी गुणा करेंगे, इस t को हम u से भी गुणा करेंगे, और बटे 2 जो है वो v के नीचे भी आएगा और u के नीचे भी आएगा। कोष्टक देखो कैसे खुलता है, vt बटे 2 प्लस ut बटे 2। बटे 2 दोनों के नीचे, दोनों को अपन ने अलग अलग कर दिया, और t को दोनों के साथ गुणा कर दिया, क्योंकि कोष्टक के बाहर है इसलिए सिंपली हमने कोष्टक खोला है। ठीक है। अब हम समीकरण 1 से v का मान लगाएंगे v की जगह। समीकरण 1 से v का मान रखने पर, v की जगह v का मान रखेंगे, तो यह आ जाएगा u प्लस 80 u प्लस 80 गुणा t बटे 2 प्लस ut बटे 2। देखिए क्या किया, v की जगह v का मान लगा दिया, ये t है उसको अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया, बटे 2 को हमने ऐसा कैसा लगा दिया, और ये एज इट इज लगा दिया। ठीक है। अब हम
हम यहाँ पर इसको फिर आप खोल दो, खोलोगे तो क्या आ जाएगा, इस टी को अंदर गुणा कर दो, इस टी को आप अंदर गुणा कर दोगे और बटे वाला भी कर लोगे, या और इसको आसान कर सकते हो, ये और आसान हो सकता है, यहां से आप v की जगह v का मान यही रख सकते हो, तो यहां से डायरेक्ट 2v आ जाएगा, उसके बाद आप नीचे वाला खोल सकते हो, इस t को भी आप बाद में खोल सकते हो, ठीक है ना, आप वैसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, अपन ने खोल लिया है इसको, तो इसको अपन और खोल लेते हैं, और कैसे खोलेंगे, इस 2 का हम u में भी भाग लगा देंगे और इस 2 का हम 80 में भी भाग लगा देंगे, दोनों में भाग लगाएंगे और साथ में t का भी अंदर गुणा कर देंगे, तो ut बटे 2 प्लस 80 का स्क्वायर बटे 2 प्लस ut बटे 2, ये s बराबर आ गया। कोष्टक खोलना आता है ना सबको, क्लियर है ये बात। अब देखिए ut बटे 2 ut बटे 2 दो बार आ गया ना, तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो 2 ut बटे 2 आ जाएगा, जोड़ने के बाद में क्या जाएगा 2 ut बटे 2 प्लस 1 बटा 2 80 स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा मान s बराबर ut प्लस 1 बटा 2 80 स्क्वायर, s बराबर ut प्लस 1 बटा 2 80 स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, s के बराबर। यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे ut बचा प्लस 1 बटा 2 80 स्क्वायर, ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 2। यह है न्यूटन की द्वितीय समीकरण है, तो ये हमने 2 समीकरण निकाल ली, अब हमें निकालने तीसरी समीकरण, हम तीसरी समीकरण निकालेंगे, तो तीसरी समीकरण के लिए वही हमें मान रखना पड़ेगा, पहली समीकरण लेंगे अपन, पहली और दूसरी दोनों को मिक्स करके हम निकालेंगे, और हमें समीकरण 1 जो है उसका अपन वर्ग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तीसरी समीकरण अपन कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में कर देंगे, दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये रहा देखो समीकरण 1, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस बराबर u प्लस 80 का स्क्वायर, ये समीकरण 1 थी, इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस स्क्वायर को अपन खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लग रहा है ना सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस सूत्र के अनुसार हम इसको खोल देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है ना, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, ये हमारे पास में एक समीकरण आ गई, इसको हमने खोल दिया, तो और इसको हमने खोला किस रूप में खोला, किस अनुसार हमने खोला इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र आप जानते हैं, मैं यहाँ पर नीचे इसको लिख भी देती हूँ कि हमने किस सूत्र के अनुसार इसको खोला है, यहाँ लिख देती हूँ, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र के अनुसार हमने इसको खोला है। अब हम देखिए तीसरी समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से अपन क्या कॉमन लें, क्या
स्क्वायर प्लस, क्या कॉमन ले सकते हैं? हमें ऐसी राशि कॉमन लेनी है जिससे अंदर एक फॉर्मूला बन जाए, अंदर एक सूत्र बन जाए, हमें ऐसी राशि कॉमन लेनी है। तो यहां देखिए, आप इस समीकरण को देखिए ध्यान से, इस समीकरण में यहां ut है, क्या है? ut। अब यहां देखिए, यहां u नहीं है, यहां ut है, u है और t है। ध्यान से देखिए, हमें कॉमन क्या लेना है। आपको कोई भी चीज यहाँ पर रटनी नहीं है, ठीक है ना। तो u स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और ये वाला सूत्र बनना चाहिए। तो देखिए, इस वाले सूत्र में यहाँ क्या है? 80 है, तो यहाँ 80 आ सकता है ना, सॉरी ut है, u और t। तो u और t के अलावा इसमें और कौन सी राशि है जो अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है? 2a। 2a, यहाँ 2a नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? 2a को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन लेंगे? 2a। हमने किसको कॉमन लिया? 2a को। अब यहां देखिए, इसको देखिए ध्यान से, इसमें a तो है, तो बचेगा क्या? a t स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर है ना, इस a स्क्वायर में से एक वाला a हमने बाहर ले लिया। a स्क्वायर का मतलब होता है a गुना a, इसके पास 2 बार a है, तो 2 बार a वाला में से हमने एक बार वाला a बाहर ले लिया, तो अंदर एक बार बच गया। t स्क्वायर हमने बाहर लिया नहीं, तो t स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया? ये तो इतनी राशि आ गई। अब यहाँ बात आती है 2 की। 2 को हमने कॉमन तो ले लिया, लेकिन इसके पास तो ये 2 है ही नहीं, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं? देखिए 10th तक हम क्या करते थे कि जो राशि कॉमन आ रही है हम उसी को कॉमन लेते थे, कि हम देखते कि इनमें कौन सी राशि कॉमन आ रही है। अगर कॉमन नहीं आती तो हम कॉमन नहीं लेते। लेकिन अब हम 11th में क्या करेंगे? हम हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग हम कॉमन लेंगे। जो हमें सूत्र चाहिए वो बनना चाहिए। अगला कॉमन अगले के पास है या नहीं है, कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, वो हमें बाहर चाहिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ 2 बाहर चाहिए। अब इसके पास 2 नहीं है, तो क्या इलाज हो सकता है इसका? क्या हो सकता है बताइए आप। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके पास 2 नहीं है, तो 2 लाना पड़ेगा। हमने 2 लिख दिया। 2 जब लिखा हमने, तो हमें 2 का भाग भी लगाना पड़ेगा। जब एक राशि का गुणा किया जाता है तो उसका भाग भी लगाना पड़ता है, तभी वो नो चेंज रहती है, बिना परिवर्तन वाली। अब 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी कोई फर्क पड़ा क्या? इस राशि में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2 का हमने गुणा किया तो 2 का भाग भी लगा दिया, तो इस राशि में परिवर्तन नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया ना। अब देखो इसके पास 2 भी आ गया, ये तो इसके पास था 2 और आ गया इसके पास, तो ये ऊपर वाला जो 2 है वो तो हमने ले लिया बाहर, और ये बटे वाला जो 2 है वो इसके पास यहाँ पर बच जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम बाहर कॉमन लेते हैं और अगले के पास वो राशि नहीं है, भी कॉमन लेना होता है तो उसके पास होनी तो चाहिए, और उसके पास मान लो नहीं है, तो क्या इलाज है उसका? हम क्या करेंगे? उस राशि का ऊपर गुणा भी कर देंगे, उस राशि का नीचे भाग भी लगा देंगे। ये करना है आपको, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर हमें 2 बाहर चाहिए था, इसके पास 2 नहीं था, तो हमने 2 का गुणा कर दिया, हमने 2 का भाग भी लगा दिया, ठीक है। अब ये तो राशि आ गई ये वाली। अब इसके पास तो सीधा सीधा ut बचेगा, a2a बाहर आ गया, तो u और t इसके पास बच गया। अब देखिए ये सूत्र, ये वाला सूत्र बन रहा है क्या? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली राशि को आप यहाँ, ये वाली को आप यहाँ लिख सकते हो, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? s। इस वाली राशि की जगह आप क्या लिख सकते हो? s लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आप
आप लगा दीजिए कोष्टक में समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने ये जो मान रखा s वो कहां से रखा, समीकरण 2 से रखा। ठीक है, तो ये आपकी जो समीकरण आई इसको हम लगा देंगे समीकरण नंबर 3 और यह है समीकरण, यह है न्यूटन की तृतीय समीकरण है। ठीक है, तो हम एक समान त्वरण के लिए किसी भी समतल में किसी कण की एक समान त्वरण के लिए गति का जब अध्ययन करते हैं तो न्यूटन की तीनों समीकरणें, अब न्यूटन की जो तीनों समीकरणें हमें प्राप्त करनी है, जो हमने प्राप्त की है यहाँ पे, इसके 2 डेरिवेशन है। 2 डेरिवेशन का मतलब 2 विधियां हैं। हम 2 विधि से ये तीनों समीकरण ज्ञात करते हैं। हमने जो ये विधि पढ़ी, ये कौन सी विधि है, गणितीय विधि। हमने ग्राफ नहीं बनाया, हमने आरेख नहीं बनाया, आरेख के माध्यम से हमने प्राप्त नहीं किया ना, हमने केवल डायरेक्ट फॉर्मूले लगाए, गणित वाला काम किया है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, गणितीय विधि। बात समझ में आ गई। ग्राफीय विधि से भी ये तीनों समीकरण निकल सकती है, ग्राफ के द्वारा भी निकलती है तीनों समीकरण। ठीक है ना, तो वो अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, तो अभी अपन वहां वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ये गणितीय रूप से हमने ये तीनों समीकरण निकाले हैं। ठीक है, अब जो अगला बिंदु है वो है आपेक्षिक वेग। अगला जो हेडिंग है आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग का मतलब क्या होता है, हम किसी भी वस्तु का वेग ज्ञात करते हैं तो किसी अन्य वस्तु को माध्यम मानकर अन्य वस्तु से हम तुलना करके उस वस्तु का अगर वेग ज्ञात करें तो वह आपेक्षिक वेग कहलाएगा। ठीक है ना, तो किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञात किया गया वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। समझ में आ गया। तो किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञात किया गया वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन। ठीक है, आप लोगों ने भी ट्रेन में सफर किया होगा, ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरी ट्रेन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर एक वस्तु स्थिर है और दूसरी गतिशील है तो हमें दूसरी ट्रेन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, अपन एक ट्रेन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वो कैसे, आप ट्रेन में इस तरह गति कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी आपने खिड़की से बाहर भी देखा होगा ना, यहाँ पर मान लो कोई पेड़ बना हुआ है, ठीक है ना, तो इस पेड़ की गति आपको कहाँ नजर आती है, आपको क्या लगता है कि ये पेड़ कहाँ गति कर रहा है, किस दिशा में गति करेगा, बता सकते हो ना। आप जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह पेड़ इधर गति कर रहा है। ठीक है ना, तो पेड़ के सापेक्ष ट्रेन का वेग तो इधर है और ट्रेन के सापेक्ष पेड़ का वेग इधर है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल, इसकी बहुत सारी कंडीशन बन सकती है।
दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, दो ट्रेन है, दोनों गति कर रही हैं और एक ही दिशा में गति कर रही हैं और समान वेग से गति कर रही हैं। देखिए दो ट्रेन चल रही हैं, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, फिल्म में भी देखा होगा, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि एक ट्रेन पास में भी आपके मान लो दूसरी ट्रेन खड़ी है और दोनों गति कर रही है और दोनों समान वेग से गति कर रही हैं। तो क्या होगा, इस ट्रेन की खिड़की में या दरवाजे में जो व्यक्ति खड़ा है, इसके ठीक सामने मान लो ये गेट है और इसमें भी कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के सामने एनी टाइम खड़ा रहेगा जब तक कि ट्रेन पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, समान वेग से चल रही है, आगे पीछे नहीं चल रही, तो ये व्यक्ति हमेशा इसके सामने रहेगा ना। अब देखिए हम ये जानते हैं दोनों ट्रेनें गतिशील हैं, लेकिन अगर हम ये ज्ञात करें कि इस व्यक्ति के सापेक्ष इस व्यक्ति का वेग क्या है, तो अपन क्या कहेंगे, 0। इस व्यक्ति के साथ क्या इस व्यक्ति को लगेगा कि ये व्यक्ति गतिशील है, नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसमें जितना विस्थापन हो रहा है उतना विस्थापन इसमें भी हो रहा है, ये हमेशा एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति का जो वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आप इस व्यक्ति के सापेक्ष चाहे इस व्यक्ति का वेग निकालो या इस व्यक्ति के सापेक्ष इस व्यक्ति का वेग निकालो, वो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो ये 0 क्या है, इसको अपन कहेंगे आपेक्षिक वेग। समझ में आएगा। तो इस ये आ जाएगा, देखिए इसका वेग मान लो va है, इसका वेग मान लो vb है, तो किसी के भी सापेक्ष किसी का भी वेग निकालो और दोनों वेग अगर बराबर है तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए और ये आप बस में भी देख सकते हो। ट्रेन का जरूरी नहीं है, बस में तो सफर करते हो, किसी गाड़ी में सफर करते हो तो आप सीधे सीधे चल रहे हो, तो अगर सड़क किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपको क्या लगेगा, वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा। आप आगे चल रहे हो तो वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा। और किस वेग से, जिस वेग से आप गति कर रहे हो उसी वेग से गति करेगा वो। जैसे आप जिस वाहन में बैठे हो va वेग से गति कर रहा है इस दिशा में, तो उस व्यक्ति का वेग क्या होगा, -va। इस ट्रेन के सापेक्ष या इस वाहन के सापेक्ष उस व्यक्ति का वेग क्या होगा, -va। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में वो गति कर रहा है, विपरीत दिशा में वो गति कर रहा है, तो माइनस लगा दिया। va क्यों लगाया, क्योंकि हम अगर तेज चलेंगे तो व्यक्ति भी तेज चलता हुआ नजर आएगा। ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, मान लो पेड़ आपको दिख रहा है, कोई भी जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, तो वो पेड़ अगर ट्रेन धीरे धीरे चल रही है तो पेड़ भी क्या होगा, धीरे धीरे आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। ट्रेन एकदम फास्ट चल रही है तो पेड़ भी फास्ट चलता हुआ नजर आएगा पीछे की ओर, है ना। तो हमारा जितना वेग होगा उतना ही उस वस्तु का वेग होगा, लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत। ये परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा उसकी विपरीत होती है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, माना 2 वस्तुओं A व B का वेग क्रमशः VA व VB है। एक का वेग VA है, दूसरे का VB है। तो A के सापेक्ष B का वेग, A के सापेक्ष B का वेग, देखो लिखेंगे कैसे इसको, V A और B। इसको पढ़ोगे क्या, भाषा में कैसे पढ़ोगे, A के सापेक्ष B का वेग, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, B का A के सापेक्ष वेग, ऐसा भी इसको बोल सकते हो। देखो B का A के
सापेक्ष वेग। इस भाषा में और इस भाषा में कोई अंतर नहीं है। आपको अगर ये भाषा आसान लग रही है तो आप ये भाषा लिखिए, अगर ये भाषा आसान लग रही है तो आप ये भाषा लिखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये फॉर्मूला है बराबर वी बी माइनस वी ए, ये इसका फॉर्मूला है आपेक्षिक वेग का। समझ में आएगा? ठीक इसी प्रकार मान लो इसका उल्टा करें, बी के सापेक्ष ए का वेग, ये क्या आ जाएगा वी ए बी, बी के सापेक्ष ए का वेग ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, ए का बी के सापेक्ष वेग। इस वाक्य में और इस वाक्य में कोई अंतर नहीं है, केवल भाषा बदली हुई है और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इसको आप पढ़ें, नोट्स बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।